हेलो एंड वेलकम टू एयर प्रवास एकेडमी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट जो कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम वाला 2026 का, जो कि 22 फरवरी को शेड्यूल्ड है। उसी से रिलेटेड ये मॉक टेस्ट होगा आज जो आपका है। और इस मॉक टेस्ट में हम कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला मॉक है, इसकी लेवल थोड़ी-सी बेसिक रहेगी, ज़्यादा भी ईज़ी नहीं है बट बेसिक लेवल है, क्योंकि हम आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि मॉक्स में हम कम से कम 5 से 7 मॉक करेंगे इस हफ्ते में, तो लेवल बढ़ती जाएगी हर एक मॉक के साथ। लेकिन ये भी जो क्वेश्चंस हैं, पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और आप आउट ऑफ 20 कितनी कर रहे हैं, वो भी आप ज़रूर बताएँगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आपसे वही गुज़ारिश रहेगी कि अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट मॉक ऑफ योर कंप्यूटर सेक्शन। The first question here is, in Gmail, which button must you click to begin writing a new email message? अगर आप जीमेल में हैं और आपको नया मैसेज लिखना है तो आपको कौन से बटन पे क्लिक करना होगा? इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स, कंपोज, फॉरवर्ड। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका, दैट वुड बी कंपोज, ठीक? कंपोज बटन जो होता है यूजुअली लेफ्ट साइड में होता है, टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, तो वहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। अब इनबॉक्स क्या होता है? इनबॉक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिसीव जो भी आपने मेल किए हैं, वो आप वहाँ पे देखते हो इनबॉक्स में। ड्राफ्ट्स में अगर आपने कुछ लिखा और अभी सेंड नहीं किया है, तो वो आपके ड्राफ्ट्स में चला जाता है। मतलब यू हैव रिटन समथिंग बट नॉट सेंड इट येट। अभी आपने उसको भेजा नहीं है, तो वो आपको ड्राफ्ट्स में जाके मिल जाता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है, अगर आपने कोई भी मेल रिसीव की है, उसको अगर आपको फॉरवर्ड करना है किसी थर्ड पार्टी को, आगे भेजना है किसी थर्ड पार्टी को, तो वहाँ जाके आप उसको भेज सकते हो, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप कितने कर पाएँगे वो ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एमएस एक्सेल व्हिच फंक्शन इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स? जब हम एक्सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। उनमें से एक फंक्शन ऐसी है जिसमें हमें अगर लार्जेस्ट सम निकालना होगा, सबसे बड़ा सम निकालना होगा एक वैल्यू में, तो उसके लिए हम कौन-सा फंक्शन यूज़ करते हैं? लार्ज, मैक्स, हाई, अपर। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे जब आप मैक्स वाला फंक्शन देते हो तब जाके आपको एक वैल्यू में से एक लार्जेस्ट वैल्यू निकल के आती है सेट ऑफ वैल्यूज़ में से, ठीक है? अगर आपके पास 5 से 10 जितने भी आपका बड़ा सेट है, उसमें से अगर आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है तब आप मैक्स यूज़ करेंगे। लार्ज कब हम यूज़ करते हैं? लार्ज भी एक फंक्शन है वहाँ पे। लार्ज हम यूज़ करते हैं जब आपको कोई nth लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी होगी, जैसे कि सेकंड लार्जेस्ट निकालना है या थर्ड लार्जेस्ट निकालना है, तो वहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे, मुझे कौन-सा लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तब जाके आपको लार्ज फंक्शन यूज़ होगा। हाई की कोई ऐसी फंक्शन है नहीं, हाई वाली कोई फंक्शन भी नहीं है। और जो अपर है, अपर का मतलब पता ही है आपको, अगर मैंने एक्सेल इस तरह से लिखा है और मुझे इसको ऐसे लिखवाना है, यानी कि अपर केसेस में, कैपिटल लेटर्स में, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अपर का मतलब यहाँ पे नहीं है, अपर केस कैपिटल लेटर्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएँगे। आप क्वेश्चन नंबर्स पे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, क्वेश्चन नंबर्स की तरफ जब आप देखते हैं, यहाँ पे 63 है। ये इसलिए है क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है, मैंने बनाए थे और ये पूरा एक मॉक है, जिसमें 80 क्वेश्चन्स हैं, हर सेक्शन में से एज़ पर योर सिलेबस, इसलिए क्वेश्चन नंबर्स मैंने ऐसे ही रखे हैं। शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड। अगर आप एमएस वर्ड की बात करेंगे, वहाँ पे आपको कौन-सी शॉर्टकट की लगेगी अनडू के लिए? तो अनडू के लिए हमेशा एक ही शॉर्टकट की लगती है और ये आपको याद रखना है। शॉर्टकट कीज़ बहुत पूछी जाती हैं, तो कंट्रोल प्लस ज़ेड इसका राइट ऑप्शन रहेगा। कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू के लिए और कंट्रोल प्लस यू होता है, अगर आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स जो है ये कट के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो दीज़ आर द शॉर्टकट कीज़ जो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से कंट्रोल वी पूछा जाता है, तो वो आपका पेस्ट, और कंट्रोल सी आपका कॉपी, कंट्रोल ए आपका सिलेक्ट ऑल। तो ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं, ये पूछी जाती हैं, इनमें से कोई ना कोई आ ही जाती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज़ रिस्पांसिबल फॉर आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग? आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग में आपका जो ओएसआई मॉडल है, उसमें कौन-सा लेयर रिस्पांसिबल होता है? ऑप्शंस है आपके, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या फिजिकल लेयर। तो ये जो ओएसआई मॉडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ के ज़रूर जाना है, इसमें से क्वेश्चन्स आते आते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आईपी एड्रेस और राउटिंग के लिए कौन-सा यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आंसर रहेगा दैट इज़ नेटवर्क लेयर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेटवर्क लेयर जो है दैट हैंडल, ये जो है नेटवर्क लेयर, दिस हैंडल्स द लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसमें हम आईपी एड्रेस देखते हैं या आप राउटिंग देखते हैं, ये यही जो लेयर है नेटवर्क लेयर, ये करता है कंट्रोल। अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना, इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसको याद रखेंगे, दिस इज़ रिस्पांसिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, रिस्पांसिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। किसकी बात की मैंने यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की, ठीक?
तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर आप याद रखेंगे एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? डेटा लिंक लेयर जो है ये फिजिकल एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अगर आपको स्विचिंग करनी है विदिन द सेम नेटवर्क, ठीक है? जो हमारा डेटा लिंक लेयर है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सॉरी, डेटा लिंक लेयर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। डेटा लिंक लेयर जो है ये वाला, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फिजिकल एड्रेसिंग के लिए, ठीक है? फिजिकल एड्रेसिंग यहाँ अगर आप एक ही नेटवर्क में स्विच करना चाहते हैं, स्विचिंग विदिन द सेम नेटवर्क, ये भी याद रखेंगे, तब डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर तो मैंने आपको बता ही दिया। और फिजिकल लेयर जो है, फिजिकल लेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या करता है फिजिकल लेयर? ये ट्रांसमिशन करता है ओवर केबल्स वगैरह जो आप देखते हैं, ठीक? तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नेटवर्क लेयर और आपका डेटा लिंक लेयर, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे। और लास्ट में आता है जब हम इसको देखते हैं एप्लीकेशन लेयर, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निबल। निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स? निबल कितने बिट्स की होती है? ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, ठीक? निबल को अगर हम देखेंगे तो ये एक हाफ बाइट जो होता है उसको हम निबल बोलते हैं, ठीक है? हाफ बाइट, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 बाइट 8 बिट्स की होती है, ठीक है? और जब मैंने कहा निबल आपका हाफ बाइट है, इट मीन्स 4 बिट्स। तो निबल आपका जो है ना ये 4 बिट्स का होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 2 बिट्स जो है ना इसको कभी-कभी कहा जाता है क्रम्ब या कॉर्ड। 2 बिट्स को हम क्रम्ब कहते हैं इस टर्मिनोलॉजी में या कॉर्ड कहते हैं। लेकिन ये बहुत कम यूज़ किया जाता है इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, याद रखना है बस। 8 बिट्स तो मैंने आपको बताया, 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है और 4 बिट्स हाफ बाइट यानी कि 1 निबल के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ योर 4 बिट्स। निबल क्या होता है? 4 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वोलेटाइल एंड यूजेस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ? कौन सी मेमोरी इसमें से वोलाटाइल है एंड लूजेस और लूज करता है डेटा जब पावर चला जाता है? ये सबको पता होना चाहिए, आपको भी पता होगा। हम रैम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? रैम जो है ये वोलाटाइल होती है और रोम जो है दैट इज नॉन वोलाटाइल। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जो है याद रखना है वोलाटाइल। काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं अभी कंपाइल कर रहा हूँ पीवाईक्यूज की, जो कंप्यूटर की है पीवाईक्यूज को मैं कंपाइल कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों के। उसमें मैंने देखा ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है, ठीक है? तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अगर आपको पीवाईक्यू बुक चाहिए जिसमें डिटेल्ड आंसर है हर क्वेश्चन का पिछले 4-5 सालों के, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे। वहाँ पे आपको पीवाईक्यूज़ पर्टिकुलर जेकेएसएसबी से जो पूछे गए, वो पूरी फाइल बन के रेडी हो रही है। आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से जीके की भी मैंने एक बुक बनाई है जो एमसीक्यू बुक है 160 पेजेज़ की, वो भी आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। उसमें भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये होती है नॉन वोलेटाइल, ठीक है? इसमें जो है परमानेंट रह जाता है, जो भी आप स्टोर कर जाते हो इसमें कर देते हैं। और पी रोम इज़ प्रोग्रामेबल रोम। पी रोम यहाँ पे जो है ना, ये प्रोग्रामेबल रोम है, ये एक वर्ज़न है रोम का, जो कि एक बार हम वी कैन राइट इट वन्स। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम को एक बार राइट आप कर सकते हो। दिस इज़ इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईईपी रोम, है ना? इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये भी एक फ्लैश मेमोरी की तरह होती है, ये भी नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक? तो इसमें वोलेटाइल एक ही है दैट इज़ रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इन एमएस पावर पॉइंट व्हिच व्यू इज़ बेस्ट यूज्ड टू रीअरेंज स्लाइड्स? एमएस पावर पॉइंट में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको रीअरेंज अगर स्लाइड्स करनी है तो कौन-सा आपका जो व्यू है बेस्ट होगा उसके लिए? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू। ये एमएस पावर पॉइंट में से अक्सर इस सेक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है स्लाइड सॉर्टर व्यू आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है? स्लाइड शो व्यू में आपको पता ही है, हम अगर हमें प्रेजेंटेशन दिखानी है तो हम स्लाइड शो में जाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं। जो भी ऑडियंस होगी उनको प्रेजेंट करना है तो स्लाइड शो में जाएँगे। इसके लिए जो आपका शॉर्टकट की होता है F5, ठीक है? अगर आपको पहले से स्टार्ट करना है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्लाइड से स्टार्ट करना है उसके लिए शिफ्ट F5, ठीक है? इसी तरह से नोट्स पेज व्यू में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप ये इम्पोर्टेंट, नोट्स पेज व्यू में आप लोग ऐड करते हो स्पीकर नोट्स। यू ऐड स्पीकर नोट्स। अगर स्पीकर नोट्स मतलब जिसने स्लाइड बनाया अगर उसको कुछ नोट्स ऐड करने हैं तो नोट्स पेज व्यू में जाके आप उसको कर सकते हैं, ऐड स्पीकर नोट्स। और उसके बाद जो आता है आपका दैट इज़ आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में आप अक्सर एडिटिंग वगैरह करते हो, जो आप करते हो यूजुअली एडिटिंग एंड ऑल दिस, वो आप आउटलाइन व्यू में करते हो। यहाँ पे आप रीअरेंज नहीं कर सकते। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर, आपको शायद ये बेसिक लग रहा होगा लेकिन चूँकि मैंने पहले ही कहा पहला मॉक है तो इसमें बेसिक लेवल पे रखेंगे। जैसे ही सेकंड, थर्ड मॉक पे आएँगी तो आपकी लेवल भी उसी तरह से बढ़ती जाएगी। और एमसीक्यूज़ में ज़्यादा इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ, तो ये तो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉरी, जो जेकेएसएसबी ने पूछे हैं। एचटीटीपी जो है ना स्टैंड करता है कौन-सी एब्रिविएशन यहाँ पे आपको इसको फिल करेगी, ज़रा बताएँगे फटाफट से?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी आंसर नंबर ए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक बहुत ही फाउंडेशनल जो इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन डेटा कम्युनिकेशन के वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो वो ये है, ठीक है? फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन अगर मुझे बोलना हो तो वो आपका यही है, फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑन डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब पे। डब्ल्यू को किसने इन्वेंट किया था? ये भी याद रखेंगे, टिम बर्नर्स-ली, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाकी हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये तो कुछ नहीं है। ये सब आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बताना है इनमें से कौन से एग्जांपल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। यहाँ पे आपको दिए गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम, लाइनक्स, एडोब रीडर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माई ऑपरेटिंग सिस्टम की तो वो एक ही है, दैट्स योर ऑप्शन नंबर सी, लाइनक्स। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, इसको हम बोल सकते हैं ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना? इसी तरह से क्रोम, गूगल क्रोम ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल्स में अक्सर जो हम यूज़ करते हैं, देखते हैं ना मोबाइल्स में। इसी तरह से एडोब रीडर जो है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो इम्पोर्टेंट है इनको डिस्टिंग्विश करना कि कौन-सा क्या है। यूटिलिटी, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली नहीं लिखा। आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। ये जो है ना ये यूटिलिटी है, ठीक है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूँ इनकी तो ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अलग हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सपोर्टेड इन एन एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट? एमएस एक्सेल 2000 वर्कशीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने सपोर्ट होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, 16,384। ये आपको याद रखना है। 2007 और 2010, अगर हम बात करेंगे 2007 के बाद से जो भी आपके एमएस एक्सेल जो है इसमें 16,384 कॉलम्स ये सपोर्ट करता है, ये याद रखेंगे। इससे पहले कितने होते थे? किसी को पता है? तो ज़रूर बताएँ, इससे पहले कितना सपोर्ट करता था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? जो ओल्डर वर्जन्स थे ना वहाँ पे 256 ही होता था, ठीक है? 2007 से पहले के जो वर्जन्स थे, ओल्डर वर्जन्स, बिफोर 2007 के जो आपके एक्सेल के वर्जन्स आते थे उनमें सिर्फ 256 कॉलम्स वो सपोर्ट करते थे, ये आपको याद रखना है। अगर मैं रोज़ की बात करूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ अभी 1 लाख से ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसकी बात करूँ मैं, ये पहले होता था मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ इतने होते थे, कॉलम्स इतने होते थे, 256 रोज़ इतने होते थे, ठीक है? 2007 से पहले की बात कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। 1024 एक बेसिक एक यूनिट है जो आपको याद रखना है। 1024 हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जब हम जो है मेमोरी, जैसे 1 जीबी, 1 टीबी उसके लिए यूज़ होता है ना, तो अगर आप देखेंगे 1024 केबीज़ आपका 1 जीबी बनाता है, इसी तरह से 1024 जीबीज़ आपका 1 टीबी बनाता है। तो ये बेसिक उसके लिए यूज़ होता है। सो आई होप ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच स्पेसिफिक डेट इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एज़ कंप्यूटर लिटरेसी डे? कौन-सा स्पेसिफिक डेट है जिसको दिन हम कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं? तो ये आपको पूछा गया है। 2001 से ये मनाना शुरू किया गया है और इस दिन हम मनाते हैं, दैट इज़ 2nd ऑफ, ये जो है यहाँ पे सॉरी, 2nd ऑफ दिसंबर जो है इसी दिन को हम मनाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा और ये कब से शुरू हुआ? 2001 से, ठीक है? कंप्यूटर लिटरेसी डे को मनाया गया 2001 से, ये याद रखेंगे। 21 नवंबर को कौन-सा दिन होता है? वर्ल्ड टेलीविज़न डे इस दिन होता है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे अगर याद रखना है तो रख लो। 15th अगस्त तो आपको पता है हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है और जनवरी 1 को क्या होता है? न्यू ईयर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू सेंड ईमेल्स? कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जाता है ईमेल्स भेजने में? सेंड यानी कि ईमेल को अगर आपको सेंड करना है तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होगी? तो यहाँ पे याद रखेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ना अक्सर इसको यूज़ किया जाता है फॉर सेंडिंग और पुशिंग ए मेल फ्रॉम ए क्लाइंट टू ए सर्वर, ठीक है? और बिटवीन 2 सर्वर्स, तो एसएमटीपी यहाँ पे सेंडिंग के लिए यूज़ होती है। एक और अभी क्वेश्चन आया था जो मैं कल ही देख रहा था, आईएमएपी, ठीक है? इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ये यूज़ होता है अगर आपको कहेगा रिसीविंग ईमेल, इफ यू आर रिसीविंग ईमेल तब ये यूज़ होता है। सेंड के लिए होता है ये यूज़, याद रखेंगे। पीओपी3 भी ये भी यूज़ होता है इसी ईमेल में, ठीक है? पीओपी3 भी ईमेल के लिए यूज़ होता है, तो तीनों ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब पर्टिकुलरली पूछे कि सेंड करने में कौन है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी याद रखेंगे। पीओपी3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो भी रिसीविंग या रिट्रीव अगर आपको ईमेल करनी होगी उसके लिए यूज़ होता है। हो गई ये बात। अब एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? अगर आपको फाइल्स ट्रांसफर करनी है, ठीक? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये तो मैंने अभी बताया आपको, ये हमारी फाउंडेशन है किसके लिए? वेब पेजेस वगैरह के लिए। तो आई होप ये सारी टर्म्स आपको अब याद रह जाएँगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, द एक्सटेंशन ऑफ एन एमएस एक्सेस डेटाबेस फाइल 2007 एंड लेटर इज़।
2007 के बाद की बात कर रहा है ये कि जो एमएस एक्सेस डेटाबेस है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशंस अक्सर पूछते हैं, याद रखना एक्सटेंशंस को डॉट पीपीटी ये होता है आपकी पीपीटी के लिए, डॉट एसीसीडीबी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एमएस एक्सेस डेटाबेस के लिए ये यूज़ किया जाता है और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है एक्सेस डेटाबेस। इसमें याद रखेंगे डॉट एसीसी इज़ फॉर एक्सेस, डीबी इज़ फॉर डेटाबेस। डॉट एसीसी डीबी जो है ना इसका मतलब ये होता है एक्सेस डेटाबेस, ठीक? इसको याद रखना है, ये 2007 के बाद से यूज़ किया जा रहा है। एमडीबी इसका पुराना वर्ज़न था जो कि एमएस एक्सेस 2003 और उसके पहले वो यूज़ होता था। डॉट एमडीबी ये, ठीक है? ये पुराना था जो 2007 से पहले यूज़ होता था। इसको भी याद रखेंगे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एब्रिविएशन है सिंपल सी। और ये जो है ये आपका एक्सेल का जो है एक्सटेंशन है, ठीक है? एक्सेल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएल एक्सएस, ठीक? ये किसका एक्सटेंशन है? आपका डॉट एक्सएल एसएक्स सॉरी, डॉट एक्सएल एसएक्स ये जो आपका एक्सटेंशन है, ये आपका है एक्सेल का एक्सटेंशन, ठीक? एक्सेल। अभी क्वेश्चन में पूछा गया था 2025 का ही पेपर था, उसमें पूछा गया था कि विंडोज़ जो है कौन-सा एक्सटेंशन यूज़ करती है ऑडियो फाइल के लिए? ऑडियो फाइल के लिए कौन-सा एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है? अगर पता है तो कमेंट्स में लिख दो, ठीक है? डॉट के बाद क्या यूज़ किया जाता है अगर विंडोज़ फाइल आप देखते हैं, ऑडियो फाइल। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो इनपुट डिवाइस नहीं है नॉट एन इनपुट डिवाइस पूछा है थोड़ा ध्यान देंगे स्कैनर प्लॉटर ओएमआर लाइट पेन आपको पता है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ये भी एक लाइट पेन ही है तो लाइट पेन तो आपको पता ही है दिस इज व्हाट इनपुट डिवाइस है ना लाइट पेन क्या है आपका इनपुट डिवाइस मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा इनपुट तो ये इनपुट डिवाइस ही है ना नॉट एन इनपुट डिवाइस ओके आपको आउटपुट डिवाइस ढूंढनी है मतलब स्कैनर तो आपकी इनपुट डिवाइस है ये भी आपको पता है प्लॉटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होती है ठीक है तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर की बात है जब हम करते हैं तो प्लॉटर यूज होता है किस लिए अगर आपको कुछ ड्राइंग्स है वगैरह है वीडियो ग्राफिक्स है आर्किटेक्चरल प्लान्स है या इंजीनियरिंग डिजाइन है तो वो आप प्लॉटर की मदद से प्रिंट करते हो ठीक है इसको याद रखना है प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस इट्स नॉट एन इनपुट डिवाइस ओएमआर आपको पता ही है ये भी एक इनपुट डिवाइस यूज होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये आपके जो एग्जाम्स हैं उनकी चेकिंग के लिए लगते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है ग्राफिकल सॉरी ग्लोबल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जनरल यूजर